जहां खत्म की वहां पर मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था और उस असाइनमेंट को अपन एक बार क्या कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। उसके जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं जहां पर बच्चों को दिक्कत आ रही है उसको एक बार अपन बोर्ड पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आगे चलेंगे। चलिए देखिए ध्यान से। तो जैसे जैसे अपन ने सबसे पहले पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की अपन ने बताई, स्टैटिक एंड करंट। ठीक है, स्टैटिक के अंदर चार्जेस जो होते हैं वो रेस्ट पे होते हैं और करंट के अंदर चार्जेस किसके अंदर है, मोशन के अंदर। उसके बाद अपन ने चार्जेस को डिफाइन किया, प्रॉपर्टीज देखी चार्ज की, और फाइनली अपन ने ये देखा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। पिछली क्लास में अपन ने कहा, क्लास को खत्म किया था, ये देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करें। क्लियर? चलिए अब आगे। तो मैं मानता हूं कि बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं, क्योंकि खुद से क्वेश्चंस को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूमेरिकल जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि उनको टैकल कैसे करना है। एग्जाम के अंदर गलतियां भी फिर वहीं पे होती हैं। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो मैं मानता हूं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इफ अ पर्टिकुलर q चार्ज passes through a conductor in a unit time, then it is known as electric current। तो फॉर्मूला क्या था? I is equal to q upon t। तो उसके बाद अपन ने बोला नेम एंड डिफाइन दी एसआई यूनिट ऑफ करंट। तो एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होती है? एम्पियर होती है। एम्पियर इज कूलम्ब पर सेकंड। चलिए व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन इज इफ इन अ कंडक्टर अगर किसी कंडक्टर के अंदर बी पॉइंट से ए पॉइंट तक क्या फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। कौन फ्लो कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट विल बी फ्रॉम ए टू बी। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी फ्रॉम ए टू बी। चलिए इस क्वेश्चन में अपन ने ये देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या है, बी टू ए है, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी? ए टू बी रहेगी। बिकॉज हमने पिछली क्लास में देख लिया था जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो करता है? इलेक्ट्रिक करंट। हमने ये डायमेंशन बनाई थी, ये हमारे कन्वेंशन की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट फ्लो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं किसी भी क्रॉस सेक्शन से, जब सर्किट में करंट कितना हो? 5 एम्पियर हो। जब सर्किट में करंट कितना हो? 5 एम्पियर। तो I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। टाइम कितना दे दिया? टाइम दे दिया 1 सेकेंड। If time is 1 second, then we can calculate the charge. So charge will be equal to I is equal to Q upon T. From this equation, we can say Q is equal to I into T. Q is equal to I into T. And from this equation, we know that the current is 5 ampere. Time is 1 second, so we can say this is 1. What is the value of charge? The value of charge is 5 coulomb. The value of charge is 5 coulomb. अब 5 कूलम तो मेरे पास चार्ज निकल के आ गया। इसके बाद अपन कौन सी प्रॉपर्टी लगा देंगे? इसके बाद अपन प्रॉपर्टी लगा देंगे क्वांटाइजेशन, व्हिच इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू N इनटू E। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें कैलकुलेट करने हैं, चार्ज अभी अपन ने कैलकुलेट कर लिया व्हिच इज 5 कूलम, इक्वल टू N इनटू E की वैल्यू होती है 1.6 इनटू 10 पावर माइनस 19। N यहाँ से क्या आ जाएगा? 5 अपॉन 1.6 इनटू 10 पावर माइनस 19। यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं मानता हूं। चलिए ये तो बहुत ही इजी से क्वेश्चंस थे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट। देखो क्या बोलता है क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है जैसा ऊपर 5 एम्पियर करंट के साथ अपन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को बोल रहा है कि 4 एम्पियर करंट के साथ निकालो। किसके साथ निकालो? विद 4 एम्पियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नाउ व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? अपन ने देखा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की वजह से अपन ने ये बोला कि चार्ज जो है हमेशा डिस्क्रीट क्वांटा में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, डिस्क्रीट क्वांटा में एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन से ही चार्ज किसी बॉडी पे आता है। चलिए इसकी डेफिनेशन जो है वो मैंने आपको अपने नोट्स के अंदर प्रोवाइड कर दी है, तो आप उन नोट्स को कॉपी में बना लें। देखो जिन बच्चों को ये डाउट है कि हम नोट्स सर कैसे बनाएं, तो आपके व्हाट्सएप पे मैंने इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स प्रोवाइड कर दिए। यू हैव टू डू दैट इन फिजिक्स कॉपी, और उसके बाद आपको ये असाइनमेंट अपने कॉपी के अंदर करना है। क्लियर? चलिए now what is next? Why electric current is considered a scalar quantity? स्केलर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट को इसलिए बोला क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शनल रूल्स को फॉलो नहीं करता। किसके डायरेक्शनल रूल्स? वेक्टर के डायरेक्शनल रूल्स को फॉलो नहीं करता।
इसलिए इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन कूलम। व्हाट इज कूलम? कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 states that state the relationship between electric current, state the relationship between electric current, charge and time। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज एंड टाइम, क्लियर सा इक्वेशन है। और ये इक्वेशन अपन ने किसमें पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कैलकुलेट द चार्ज पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 20 मिनट्स। एक इलेक्ट्रिक बल्ब में से 20 मिनट के अंदर कितना चार्ज फ्लो करता है जब करंट की वैल्यू हो 20 मिली एम्पियर। देखिए ध्यान से, करंट की वैल्यू बोला है 20 मिली एम्पियर, क्लियर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम? द टाइम इज 20 मिनट्स, क्लियर। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। एक मिनट में कितने, 60 सेकंड्स। तो व्हाट 20 मिनट्स में कितने सेकंड होंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाता है, 20 इंटू 60, दिस इज 1200 सेकंड्स। आंसर क्या आया टाइम का, 1200 सेकंड्स। करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 मिली एम्पियर। कितनी दे रखी है, 20 मिली एम्पियर। मिली को चेंज करेंगे तो आंसर आ जाएगा, देखो 20 डिवाइडेड बाय 1000, 20 डिवाइडेड बाय 1000। देखिए क्वेश्चन में ये 20 नहीं है, 200 है, दिस इज 200। तो 200 डिवाइडेड बाय 1000, यहाँ से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्पियर में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, आंसर क्या आ गया, 0.2 एम्पियर आ गया, क्लियर। नाउ अपन को क्या बोला है, अपन को ये पूछा है कि कितना चार्ज जो है वो फ्लो करेगा। तो चार्ज कैसे निकालते हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी से निकालते हैं। I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, where q is equal to I into t, where q is equal to I into t, and I is 0.2 into t is 1200, 0.2 into 1200, ये पॉइंट हटा 10 लगा नीचे, 0 से 0, आंसर क्या आया, आंसर आया 240 कूलम। समझ में आई बात, आंसर क्या आया 240 कूलम। तो सिंपल सा जितने भी अपन ने इस क्वेश्चन एग्जाम असाइनमेंट के अंदर देखे हैं, इस सारे के सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। वो फॉर्मूले क्या है मैं आपको साइड में लिख के भेज देता हूँ, देखो। I is equal to Q by T, this is the first formula, and second formula is Q is equal to plus minus NE। अब कुछ बच्चों को दिक्कत आती है, सर प्लस माइनस क्यों लगाया। प्लस माइनस सिर्फ इसलिए लगाया क्योंकि चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं ना, पॉजिटिव भी होता है और चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए अपन ने यहाँ पर प्लस माइनस लगाया। लेकिन जब भी फॉर्मूले में यूज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यही लगाते हैं। समझ में आई बात, तो घबराने की बात नहीं है इसमें, ऐसा नहीं सोचना कि सर प्लस कब लगाएंगे माइनस कब लगाएंगे, वो हमें लगाना नहीं है। हमें फॉर्मूले में तो एन ही यूज करना है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही चार्ज डेवलप होता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज क्वांटाइजेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, वही सेम क्वेश्चन है जो अभी अपन ने किया है। तो मैं मानता हूँ कि अब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अंदर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, जिसके अंदर पूछ रहा है कि आपको एक गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज दे दिया है 15.8 इंटू 10 पावर माइनस 18 कूलम, और आपसे पूछा है कि क्या ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। और हमने देखा था कि जब भी चेक करना हो किसी भी चार्ज को कि वो एग्जिस्ट करे या नहीं करे, तो चार्ज की वैल्यू इस फॉर्मूले पर पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद ये देखेंगे कि अगर n क्या आ जाए, इंटीजर आ जाए, क्या आ जाए, इंटीजर, दैट मीन्स चार्ज एग्जिस्ट करेगा। और अगर डेसिमल या फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाती है तो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, क्लियर। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम चार्ज। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, 6.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये अपन कैसे निकालते हैं, इसी फॉर्मूले से क्लास के अंदर निकाल के बता चुका हूँ। चलिए इसके बाद अपन को क्या निकालना है, इसके बाद अपन सेम क्वेश्चन वापस से पूछ लिया, बोल रहा है कि 3 इंटू 10 पावर इलेक्ट्रॉन 3 इंटू 10 पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स हमें क्वेश्चन में गिवन है। पूछा जा रहा है कि बताइए कितना करंट फ्लो करेगा सर्किट के अंदर जब टाइम कितना है 2 मिनट्स है, जब टाइम कितना है 2 मिनट्स है। तो एक ही फॉर्मूला हमें पता है करंट निकालने के लिए, करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी, एंड क्यू इज चार्ज, और चार्ज की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, एन इंटू ई से, वेयर एन इज द नंबर और ई क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें पुट करेंगे
और वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो फटाफट देखिए, देखो इधर बोर्ड पे, किसी का रेज हैंड हुआ सर? अपेक्षा, अपेक्षा एनी डाउट? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ अपेक्षा बोलो, क्या डाउट है? सर कैन यू प्लीज अगेन एक्सप्लेन मी क्वेश्चन 9? Question number 9. Okay. See, question number 9 states. Question number 9 तो बहुत आसान है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि चार्ज इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम, चार्ज इलेक्ट्रिक करंट और टाइम, इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप बताओ। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला देखो क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, जिसमें I क्या है इलेक्ट्रिक करंट, Q क्या है चार्ज, और T क्या है टाइम। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। चलिए कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम इसके बाद? देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 वी आर सॉल्विंग, जिसमें n की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁻11 इलेक्ट्रॉन्स। हम जानते हैं कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। क्लियर? अपन को और क्या इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, अपन को और ये बोल रखा है कि जो टाइम है दैट टाइम इज 2 मिनट्स। टाइम कितना है? 2 मिनट्स। अब 2 मिनट्स को अपन पहले सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, 2 मिनट विल बी इक्वल टू 120 सेकेंड्स, 2 मिनट विल बी इक्वल टू 120 सेकेंड्स। अब इसको सॉल्व करो, हमें पूछा करंट की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो करंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? Q बाई टी से निकालते हैं। क्लियर? एंड Q इज क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग N इंटू ई। N की वैल्यू अपन को दे रखी है, N की वैल्यू है 3 × 10⁻11 इंटू E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻−19। क्लियर? देखिए 3 × 1.6 करेंगे ये बनेगा 4.8 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻−19 ये बन जाएगा 10⁻−8। क्लियर? इसका मतलब द चार्ज इज Q इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻−8 कूलम। क्लियर? दिस इज द कैलकुलेशन, आप इसको घर पे सॉल्व करना, यही आंसर है। चलिए अब अपन ने चार्ज निकाल लिया, टाइम हमें पता है, तो करंट की वैल्यू में पुट करते हैं, तो I इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻−8 डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू अपन को पता है 120 सेकंड, सो दिस इज 120। क्लियर? नाउ देखिए, ये अपन ने यहाँ पर क्या किया, पॉइंट हटाया तो नीचे क्या लग जाएगा, एक जीरो और आ जाएगा, इसलिए नीचे बन गया 100। नाउ इसको अपन इससे काटेंगे, दिस बिकम्स 4, और ये 100 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 4 × 10⁻−10। और क्योंकि अपन करंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो आगे यूनिट क्या आ जाएगी, एम्पियर। क्या आ जाएगी? एम्पियर। समझ में आई बात? ये एक क्वेश्चन मैं मानता हूँ थोड़ा सा टफ है, क्यों? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मुश्किल है। क्वेश्चन तो अभी भी आसान है ना, फॉर्मूला तो अभी भी अपन ने वही लगाया है, बस इसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन, थोड़ी सी क्या थी, मुश्किल थी, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा टफ मानता हूँ। बाकी और पूरा का पूरा असाइनमेंट क्या है, इजी सा असाइनमेंट है, प्रैक्टिस असाइनमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसे ही बोल रहा है 10 कूलम चार्ज के अंदर बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम जानते हैं 1 कूलम चार्ज के अंदर 6.25 × 10⁻18 होते हैं। एक कूलम के अंदर इतने होते हैं, तो 10 में कितने होंगे भाई? अगर आपको मार्केट में एक चिप्स का पैकेट 10 रुपए का मिलता है, तो 10 चिप्स के पैकेट कितने में मिलेंगे? 100 के मिलेंगे ना। आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे भी वही चीज करनी है, एक के अंदर इतने हैं, 10 के अंदर कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दो। आंसर क्या आ जाएगा, 6.25 × 10⁻19। समझ में आई बात? और कौन क्या है ये? इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही कह रहा है, देखो टाइम दे दिया, करंट दे दिया, चार्ज पूछा, सेम क्वेश्चन है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। चलिए 19th क्वेश्चन क्या कहता है, 19th क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इन चारों गिवन ऑप्शंस में से कौन सा सेंटेंस है जो कि सही नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा है।
तो चारों ऑप्शन को मैं रीड कर देता हूँ। फर्स्ट बोलता है कि चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बिल्कुल सही है भाई, किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज आता है तो वो इंटीग्रल मल्टीपल में आता है, ये हम जानते हैं। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन सेज दैट चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब ये भी सही है। इसका मतलब थर्ड पे चलो, थर्ड क्या कहता है? नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। इस पॉइंट को याद रखना है, दैट नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। ये हम कहाँ पढ़ेंगे? ये हम ओम्स लॉ के अंदर पढ़ेंगे। चलिए, एंड द फोर्थ पॉइंट, कहीं फोर्थ पॉइंट को अपन ने सुना है क्या? क्या अपन ने कहीं पे भी ये चीज सुनी कि एनर्जी को चार्ज में बना सकते हैं और चार्ज को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या हमने कहीं पे भी ये चीज सुनी है क्या? नहीं सुनी। इसका मतलब हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो गया? देखो, क्वेश्चन के अंदर अपन से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो सही नहीं है ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है? फोर्थ स्टेटमेंट है। तो व्हाट विल बी योर आंसर? आंसर विल बी फोर्थ इज योर करेक्ट ऑप्शन, रेस्ट आर फॉल्स। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर अपन ने असाइनमेंट को डिस्कस कर लिया है। असाइनमेंट को डिस्कस करने के बाद जो भी डाउट्स आपको आते हैं अपन लास्ट के 5 मिनट्स में देखेंगे। और भी अगर उसके बाद डाउट्स होते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल के छोड़ देना, और जब भी मैं फ्री होऊंगा मैं आपको बता दूंगा वो चीज। चलिए, अब अपन एक चीज को आगे और देखते हैं। लाइक लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक करंट। अब ध्यान से देखना हो क्या रहा है, क्योंकि ये चीज समझ में आ गई तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे आसपास के सारे अप्लायंसेस वर्क कैसे करते हैं और किस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर क्या चल रहा हो। चलिए, तो फर्स्ट थिंग, हमारी बैटरी क्या करती है? हमने पिछली क्लास में देखी थी कि हमारे फोन्स के अंदर भी बैटरी होती है, हमारे रिमोट्स के अंदर भी बैटरी होती है। क्लियर? और बैटरी काम क्या करता है? बैटरी का काम है एनर्जी देना। बैटरी का काम क्या है? एनर्जी। आज ये अपन एक स्टोरी पढ़ लेंगे और इस स्टोरी को सबको याद रखना है। बैटरी का काम क्या है? एनर्जी देना। बैटरी एक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। किसको प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रॉन को करेगा। किसको करेगा? इलेक्ट्रॉन को। ध्यान से देखना, ये स्टोरी अगर समझ में आ गई तो पूरा चैप्टर बहुत आसान है। फटाफट देखो। चलिए, देखिए ध्यान से। दिस इज द कंडक्टर, दिस इज द कंडक्टर एंड दिस इज द बैटरी। ये बैटरी है। बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी का काम है सर्किट के अंदर एनर्जी देना। अरे भाई, बैटरी नहीं लगाऊंगा तो क्या मेरा रिमोट चलेगा? क्या नहीं चलेगा। इसका मतलब बैटरी दी लगाई तभी मेरा सर्किट चला। इसका मतलब सर्किट किसकी वजह से चलता है? बैटरी की वजह से। ध्यान से सुनना हो क्या रहा है। बैटरी का एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ये अपन पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। बैटरी का एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, और इसको अपन डिस्कस कर चुके हैं। फिर अपन ने ये भी डिस्कस किया था कि नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक इसका मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का। भाई, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, बट जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन क्या रहती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड दिस वी नो। अब एक स्टोरी सुनो। इस वायर में कौन था? इलेक्ट्रॉन था। वायर में कौन था? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को अपन मानेंगे एक भिखारी। इलेक्ट्रॉन को क्या मानेंगे? भिखारी मानेंगे। और भिखारी का काम क्या है? वो सड़कों पे जाके लोगों से क्या करता है? भीख मांगता है। वो बोलता है कि पैसा दे दो, भगवान के नाम पे थोड़ा सा पैसा दे दो। अब ध्यान से देखना हो क्या रहे हैं। इलेक्ट्रॉन भी भिखारी है तो किसके पास जाएगा? यहाँ पर धनी आदमी कौन है? बैटरी। बैटरी खूब सारी एनर्जी लेके बैठा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या भिखारी किसके पास गया? बैटरी के पास गया। बैटरी को जाके बोला कि भगवान के नाम पे एनर्जी दे दे, तो बैटरी ने कहा चल ले। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके कहाँ जाने लगा? अब इलेक्ट्रॉन के पास जैसी एनर्जी आती है ना, वो पूरा एकदम चार्ज अप हो जाता है और फिर भागने लगता है। तो सर्किट में ऐसे भागने लगा, भागने लगा, भागने लगा, भागने लगा। बीच में कौन आया? कंडक्टर। और हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो कंडक्टर होते हैं क्या होते हैं? हमारे एसी, टीवी, रिमोट, ये सारे क्या है? कंडक्टर ही तो है। अब देखो क्या हो रहा है।
इलेक्ट्रॉन ने भीख किससे मांगी? बैटरी से मांगी। इलेक्ट्रॉन ने बैटरी को कहा एनर्जी दे दे, एनर्जी ली और भागना शुरू कर दिया। भागने लगा नेगेटिव से, बीच रास्ते में कौन मिला? कंडक्टर। कंडक्टर कहता है अरे भैया बहुत पैसा लेके जा रहे हो, रुको, और रोक के उससे सारी एनर्जी ले लेता है। इसका मतलब यहाँ पर तो एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन के पास, जैसे ही कंडक्टर में घुसा सारी एनर्जी किसने ले ली? इलेक्ट्रॉन ने ले ली। सॉरी, सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन से किसने ले ली? कंडक्टर ने ले ली। और यहां से घूम के जब इलेक्ट्रॉन वापस बैटरी के पास पहुंचा तो वापस क्या था? खाली था। समझने वाली बात यह है कि सर्किट के अंदर एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? बैटरी करती है। किसको प्रोवाइड करती है? इलेक्ट्रॉन को। और जब इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट में घूम के वापस आता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को पूरा खर्च कर चुका होता है और उस एनर्जी से अपने सारे अप्लायंस चलते हैं। इसीलिए आप ये नोटिस करते होंगे कि कुछ टाइम बाद जब अपन सेल लगाते हैं अपने रिमोट्स में, महीने 2 महीने बाद वो सेल खत्म हो जाता है। कभी सोचा है क्यों खत्म होता है? क्योंकि उस सेल के पास, उस बैटरी के पास जितनी भी एनर्जी थी, वो एनर्जी तो उसने इलेक्ट्रॉन को दे दी। और इलेक्ट्रॉन सर्किट में घूम घूम के क्या करता था? अपने अप्लायंसेस को चलाता था, अपने एसी को चलाता था, अपने टीवी को चलाता था, अपने रिमोट को चलाता था। अपने फोन्स के अंदर भी बैटरी होती है, उसको अपन को बार बार चार्ज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो बैटरी जो एनर्जी लेके बैठी है, वो एनर्जी किसको दे देती है भैया? इलेक्ट्रॉन को दे देती है। और वो इलेक्ट्रॉन जाके एनर्जी किसको दे देता है? कंडक्टर को दे देता है। नाउ दिस इज द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। या फिर अपन बोलते हैं कि सर्किट अगर चलते हैं तो क्यों चलते हैं? इस तरीके से चलते हैं। अब यहाँ पर याद रखने की चीज क्या है कि इन अ सर्किट अगर कोई बैटरी ना हो, अगर कोई पावर सोर्स ना हो, अगर किसी के पास एनर्जी सोर्स जो है वो नहीं, तो क्या मेरा सर्किट चलेगा? नहीं चलेगा। मेरा सर्किट नहीं चलेगा। मेरे सर्किट को चलाने के लिए मुझे एक पावर सोर्स की जरूरत है, मुझे एक बैटरी की जरूरत है। वो बैटरी एनर्जी किसको प्रोवाइड करती है? वो बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके पूरे सर्किट में घूमना शुरू करते हैं। जब घूमने लगते हैं तो अब कुछ टाइम बाद आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है किसी भी सर्किट में, तो वायर कुछ टाइम बाद गर्म हो जाती है। कभी देखा है भाई? हम सब ने देखा है कि जब भी किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है तो कुछ टाइम बाद वायर्स जो है वो गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई जो एनर्जी बैटरी ने दी, इलेक्ट्रॉन ने तो लूज कर दी ना। और वो लूज एनर्जी किसके अंदर, सर्किट के अंदर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल था, इस एग्जांपल से मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड हाउ इट वर्क्स। चलिए चलिए अब आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट अपन को टॉपिक समझ में आ गया है। फिर अपन ये देखते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियल। तो व्हाट इज पोटेंशियल, नेक्स्ट टॉपिक इज अ पोटेंशियल, उसको भी देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसा कि आपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस में भी देखा होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे और वहां पर बोला था कि आपको पोटेंशियल के अंदर 9th क्लास के अंदर जो अपन ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी उसका थोड़ा सा यूज यहाँ पर करेंगे। अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, चलो मैं पूछूं, किसी का भी माइक टर्न ऑन करके चलिए अपन क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए सर, किसी का भी माइक ऑन करिए। हाँ ना, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी 9th क्लास के अकॉर्डिंग? Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? हाँ ना, बताइए। Sir, the energy which is possessed by the object when it is in rest state. रेस्ट स्टेट, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। Sir, I think the energy which is possessed by the object when it is in moving state. नो, दैट इज काइनेटिक। किसी और को करिए। करण, करण, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? Sir, the energy possessed by due to its position. बिल्कुल, बहुत सही बात है। एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन और ड्यू टू इट्स चेंज इन ओरिएंटेशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। भाई अगर मोशन की वजह से कोई एनर्जी आती है ना, अगर चलने की वजह से कोई एनर्जी आती है उसको हम काइनेटिक बोलते हैं। याद करो,
9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा दैट काइनेटिक एनर्जी इज दैट टाइप ऑफ एनर्जी जब पार्टिकल चल रहा हो। पोटेंशियल किसकी वजह से है? चेंज इन पोजीशन की वजह से। तो करण ने बिल्कुल सही आंसर बताया। अब देखें, इसको आगे पढ़ते हैं इसी के अंदर। पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है और पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ पर अपन को क्यों जरूरत पड़ गई? भाई 9th क्लास में पढ़ा था तो छोड़ देना था वही टॉपिक, यहाँ पर क्यों लेकर आई? देखिए होता क्या है, हम जब भी किसी फोर्स के अगेंस्ट, दिस इज ग्राउंड। देखो आज ये टॉपिक समझ में आ गया तो इन फ्यूचर 11th 12th किसी भी क्लास के अंदर दिक्कत नहीं आएगी जो आगे बच्चे साइंस लेना चाहते हैं। एंड ये टॉपिक 9th क्लास से रिलेटेड है, इसलिए मैं थोड़ा डीपली आपको बता रहा हूँ। देखो ध्यान से, दिस इज द ग्राउंड एंड ग्राउंड के ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा। ग्राउंड के ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा दिस, जिसका मास है m। जिसका मास क्या है? m। अब ग्राउंड के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा जिसका मास है m। ध्यान से देखिए, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट उठाना शुरू करूं, ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे पड़ा था, मैंने इस ऑब्जेक्ट को उठाना शुरू किया ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट। ग्रेविटी कहाँ लगती है? नीचे। मैंने इसको कहाँ उठाना शुरू किया? ऊपर। भाई मैंने किसी फोर्स के अगेंस्ट क्या किया? वर्क किया। यहाँ पर याद क्या करना है? देखो इस पे पहले से क्या लग रहा था? ग्रेविटी लग रही थी। ग्रेविटी के अगेंस्ट मैंने क्या किया? यहाँ पर फोर्स लगाना शुरू किया, ऊपर लेके जाना शुरू किया। होता क्या है, जितना मैं वर्क करता हूँ, जितना मैंने यहाँ से यहाँ तक ऊपर लाने में काम किया, तो मेरे जितना भी काम मैंने इस बॉडी पे किया, उतना इस बॉडी के अंदर क्या हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। उतनी इस बॉडी में क्या स्टोर हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द पॉइंट विच इज टू बी लर्नड हियर। इसको याद रखना है। मैंने यहाँ पर नीचे कौन सा फोर्स लग रहा था? नीचे धरती इस पे क्या लगा रही थी? ग्रेविटेशनल force. Now gravitational force is acting in the downward direction. बट मेरे को इसे उठा के ऊपर ले जाना है, तो मैंने ऊपर एक फोर्स लगाया होगा और इस फोर्स की वजह से कुछ देर बाद ये ऑब्जेक्ट ऐसे यहां पर आ गया। सही बात है। तो मैंने क्या किया? इसकी पोजीशन चेंज की, एक्सटर्नल वर्क किया। किसके अगेंस्ट किया? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। इसलिए मैंने बोला यहाँ पर जो भी इसके अंदर एनर्जी होगी, दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? समझ में आई बात? तो दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? भाई जब अपन ने ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट इस पर वर्क किया। सिमिलरली कभी भी ध्यान रखना, नेचर के अंदर, इन नेचर, हर पार्टिकल स्टेबल तब होगा जब उसके पास एनर्जी जो है, जब उसके पास एनर्जी मिनिमम हो। जब उसके पास एनर्जी मिनिमम हो। याद रखने की बात है, कोई भी पार्टिकल इस नेचर में स्टेबल तब है जब उसके पास सबसे कम एनर्जी है। इसके पास एनर्जी सबसे कम कहाँ थी? जब ये ग्राउंड पे था। जब ऊपर चला गया तो इसकी एनर्जी याद करो, 9th क्लास में निकाली थी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? mgh। 9th क्लास में पढ़ा है आपने। जब ये ग्राउंड पे था इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 0। जब ऊपर ले गए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। चाहता किस पे? कम एनर्जी पे रहना। कोशिश क्या करेगा? नीचे आ जाऊं। तो जैसे ही आप इसको छोड़ते हैं तुरंत क्या करता है? नीचे जाता है। देखो ध्यान से, ये ग्राउंड है, मान लो मेरा हाथ, मैंने इस ऑब्जेक्ट को h हाइट पे ले गया। अब जैसे ही छोड़ूंगा कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, नीचे? नीचे आएगा। ये नीचे आ गया। इसका मतलब हर ऑब्जेक्ट अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट पे रहने की कोशिश करता है, कम एनर्जी पे कोशिश करता है। इसीलिए पानी जो है वो ऊपर से नीचे गिरता है। वाटरफॉल देखा है? उस वाटरफॉल के अंदर पानी हमेशा ऊपर से नीचे गिरता है, कभी नीचे से ऊपर नहीं जाता। क्योंकि पानी भी क्या चाहता है? हम अपनी कम एनर्जी पे रहें, इसीलिए ऊपर से नीचे आता है। क्लियर? इन ए सर्किट सेम ऐसा ही काम होता है। सर्किट में भी सेम ऐसा ही काम होता है। आज अपन ने ये पढ़ लिया है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। आज अपन ने ये पढ़ा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसके अगेंस्ट अपन ने वर्क किया तो कौन सी एनर्जी आई, वो पोटेंशियल एनर्जी थी। अब इसको कैसे अपन इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे उसको अपन कल डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, इस टॉपिक के अलावा, क्योंकि ये टॉपिक तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना, इस टॉपिक से पहले जो कुछ भी पढ़ा उसमें अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज क्लास एक बार रेज हैंड करके मुझे बता दो। अगर कोई भी डाउट है तो मैं आपकी क्वेरीज लेना शुरू करता हूँ। फटाफट फटाफट स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेरीज हैं तो रेज हैंड करके बताइए। चलिए, इसका मतलब कोई क्वेरीज नहीं है, सब बच्चों को सब कुछ आ रहा है, इसका मतलब मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। पूछ लूँ क्या?
फिर से पूछते हैं ना, किसी से पूछते हैं। चलिए सर, आयुष को माइक ऑफ करिए, ऑन करिए। आयुष, Good morning, sir. good morning. So Ayush, what is electric current? What is the definition of electric current? Please say. What? What is the definition of electric current? It is a property by which a matter either produce or experience electric and magnetic effects. Electric current, electric charge नहीं बेटा, electric current. Sorry, sir. चलिए दूसरा किसी को करिए। Bhumi, Yes, sir. Bhumi, why electric current is a scalar quantity? Sir, because it does not follow the motion. of Because vector it does not follow the directional rules of vector. direction. Okay? Yes, sir. चलिए गौतम, Yes, sir. गौतम प्लीज ये बताइए आप कि एक इलेक्ट्रिक करंट, एक सर्किट के अंदर एनर्जी कौन देता है? Battery, sir, battery. बैटरी Battery देती है, or cell. बिल्कुल, बहुत 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 बढ़िया, बैटरी या फिर सेल। चलिए वेरी गुड। Yes. चलिए देखिए, किसी भी सर्किट के अंदर अभी अपन ने देखा कि एनर्जी कौन दे रहा है, बैटरी और सेल। लेकिन आप सोचेंगे सर हम जब अपने घरों में ट्यूबलाइट वगैरह ऑन करते हैं तो तब तो बैटरी और सेल तो नहीं लगाते, तब एनर्जी कहाँ से आ रही है? तब एनर्जी कहाँ से आ रही है? हमारी ट्रांसमिशन लाइन से आ रही है। कहाँ से आ रही है? ट्रांसमिशन लाइन। और ट्रांसमिशन लाइन भी कहाँ पर कनेक्टेड है? पावर हाउसेस पे कनेक्टेड है। तो पावर हाउसेस से एनर्जी जो है वो ट्रैवल करके थ्रू ट्रांसमिशन लाइन हमारे घर पे आती है। क्लियर? और ये सब आप देखते हैं, आप अगर घर के बाहर जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक पोल्स दिखेंगे, उन पे वायर्स दिखेंगे, उन वायर्स के थ्रू क्या हो रहा है? एनर्जी ट्रांसमिट होकर हमारे घर पे आ रही है। क्लियर? चलिए, तो आज अपन ने क्या किया? आज अपन ने इलेक्ट्रिक करंट की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिमाग में बिल्ड की। पिछली क्लास में अपन ने इलेक्ट्रिक करंट पे क्वेश्चंस देखे, उस पे अपन ने असाइनमेंट भी कर लिया है, अपन ने उसका एक फॉर्मूला भी डिवाइस कर लिया था, I = Q/T। चलिए, आज अपन ने थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाई व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, और कल आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, मैं मानता हूं कि अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है वो सबको क्लियर है, और मुलाकात होगी फिर